राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए जो हमारी साइंस की क्लास चल रही थी, उसमें आज वाली क्लास में बड़े ही शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर से होने वाले हैं। देखो, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें कई प्रकार के टॉपिक्स को ऐड कर दिया जाता है और अपने एचएसएससी में यहां से कम 2 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं ह्यूमन बॉडी से। तो आज वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे इसमें जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं वो टॉपिक वाइज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा अपनी प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ लेना इस क्लास के बाद। ये आपको एक टेस्ट की तरह लेना है इसको। साथ में आपका क्या हो रहा होगा, इसमें आपका रिवीजन हो रहा होगा जो पहले से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में आएंगे। जिस लेवल के, जिस पैटर्न के, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। जिस प्रकार से आपका पेपर बनता है कि इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और हार्ड या आप बोल सकते हो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास क्वेश्चंस हैं आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं और एक क्लास में इस पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो रहा होगा और नए नए क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आप याद कर रहे होंगे। जिनको नहीं याद है वो याद हो जाएंगे। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना, यहां से आपके 2 क्वेश्चंस है पक्के आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं और फिर से बता रहा हूं, इसको आपको एक टेस्ट की तरह लेना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि कितना क्या स्कोर रहा, कहां पर आपको प्रॉब्लम आई है। और अगर आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बड़ा ही शानदार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, लेकिन एचएसएससी ने बहुत बार इस क्वेश्चंस को पूछा है। एचएसएससी के द्वारा बहुत बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत इजी होगा, बहुत आसान होगा, तो कोशिश कीजिए सभी स्टूडेंट आंसर करने की। ठीक है जी, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? वो आपकी फीमर हड्डी होती है। फीमर हड्डी यानी कि जो जांग की हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी हो जाएगी। याद कर लीजिए, कभी कभी इसका नाम देता है तो नाम देगा तो हड्डी का नाम क्या है? फीमर है। लेकिन पूछेगा कि कहां की हड्डी है तो ये जांग की हड्डी हो जाएगी। जो हमारी जांग है उसमें यह हड्डी पाई जाती है। तो समझ में आ गया? तो सबसे लंबी हड्डी फीमर या जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछेगा तो स्टेपिस यानी कि आपके कान की हड्डी हो जाएगी। जो हमारा कान है ना, इसकी हड्डी क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। अगर आपसे सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी कौन सी होगी? कान की हड्डी होगी। कान की हड्डी जिसका नाम क्या है? स्टेपिस हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 4 प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि एक वयस्क के लिए सामान्य विश्राम हृदय गति क्या है? एक वयस्क के लिए सामान्य विश्राम हृदय गति क्या है? कि जब हम आराम कर रहे होते हैं, हम रेस्ट कर रहे होते हैं, उस समय हमारी हृदय की गति यानी कि जो हमारा दिल है वो धड़कता है, वो किस स्पीड से धड़क रहा होता है वो हमें बताना है। ठीक है, जब किसी अपने को देखते हो या किसी मनपसंद व्यक्ति को देखते हो, लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, उसको अगर आप देख रहे हो तो आपका हृदय की गति बढ़ जाती है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, उस समय आपके हृदय की गति बढ़ जाती है। और कभी कभी तो वैसे भी बढ़ जाती है, ज्यादा टेंशन ले लोगे, ज्यादा सोचने लग जाओगे तो आपके हृदय की गति है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर हमसे पूछा है कि रेस्ट, विश्राम के या सामान्य विश्राम की स्थिति में हृदय की गति कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 60 से 100 तक। ठीक है जी, 60 से 100 तक, यानी कि 60 से 100 के बीच में होती है। अब वैसे आपने सुना होगा कि दिल है वो 72 बार धड़कता है 1 सेकंड में, है ना? लेकिन क्या है, 1 मिनट में, लेकिन क्या है कि हम आराम कर रहे होते हैं तो ये 60 तक चला जाता है। लेकिन हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अगर आप रेस लगा के आ रहे हो तब आप नोट करो तो आपकी 100 रहती है। अगर 100 से ऊपर जा रही है तो थोड़ा सा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये 120-130 तक जाती है फिर और ज्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 प्लस होते ही डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
ठीक है जी, ईसीजी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, वैसे नॉर्मल भी आपके जीवन में काम आएगा और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं आते, 72 बार वाला नहीं आएगा एग्जाम्स में, बिल्कुल इजी हो गया, बिल्कुल आसान हो गया, ऐसे लैंग्वेज बनाकर आपके एग्जाम्स में आपको देने वाला है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में जिस प्रकार की लैंग्वेज आपसे पूछेगा उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार होता है। यानी रक्त को छानने का यानी साफ करने का काम, मूत्र बनाने का यानी जो पेशाब है वो बनाने का काम है, वो कौन सा अंग करता है, कौन सा हमारे शरीर का हिस्सा या पार्ट करता है, ये हमें बताना है। मैंने सारे बॉडी के बारे में, ब्लड के बारे में, शरीर के बारे में, रोगों के बारे में सब कुछ पढ़ा रखा है, तो आप सभी आंसर करेंगे। बताइए कौन सी चीज है जो रक्त को छानने का और मूत्र बनाने का काम करता है। ऐसे क्वेश्चंस, ये लैंग्वेज किसकी है, अपने एचएसएससी की है। ऐसे क्वेश्चंस अपने एचएसएससी पूछती है इस प्रकार से, तो आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार होता है, तो ये अपना हो जाएगा किडनी। ठीक है जी, जिसको पता है ना कि भाई आपको बोला जाता है कि किडनी काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि वो अच्छे से रक्त को छानने का काम नहीं कर रही और पेशाब बनाने का काम नहीं कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। आपने सुना भी होगा कि भाई ज्यादा समय तक पेशाब रोक के मत रख, पेशाब करा वरना तेरी किडनी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो याद रख लो कि रक्त को छानने और मूत्र बनाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार होता है, किडनी, जिसको वृक्क बोला जाता है। ठीक है, याद करिए, इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन आज वाली क्लास में इंपॉर्टेंट है। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है आज वाली क्लास में आप सभी को याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक वयस्क मानव में कितनी हड्डी होती है। जहां पर भी वयस्क की बात हो, जिनको नहीं पता वयस्क क्या होता है, तो वयस्क का मतलब होता है एक जवान आदमी, आप सभी की तरह युवा। हाँ, कुछ मेरे जैसे थोड़े थोड़े बूढ़े भी हैं, लेकिन जो आप युवा ही हो अभी, है ना, हम सभी युवा ही हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, युवा जोश दिखाएंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, फिर से युवा हो जाएंगे। ठीक है, तो युवा व्यक्ति में, मानव में कितनी हड्डियां होती है ये आपको बताना है। बताइए, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, तो कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, सभी को पता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है नवजात शिशु का, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, नवजात शिशु में ये पूछा जाता है, तो उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ये भी काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बोला ना सभी प्रकार के क्वेश्चंस रखे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हार्ड ही क्वेश्चंस आएंगे, हर प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और हर प्रकार के क्वेश्चंस की हमें तैयारी करनी है। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? हमें बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। बताइए, बैलेंस बना के रखता है, कोऑर्डिनेट बना के रखता है, वो कौन सा भाग है? ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा? संतुलन, कि जिसकी वजह से हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेना होता है, जो आप अभी डिसीजन लिया, जैसे ही आपको थंबनेल दिखी तो आपको लगा कि ये क्लास देखनी चाहिए, आपके काम आएगी। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेट किया आपने, समझा, संतुलन बनाया हर चीज के लिए। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, कौन सा भाग होता है? तो ये होता है अपना सेरेबेलम। ठीक है जी, अनुमस्तिष्क। ठीक है जी, और इसको ऐसे भी लिख जाता है सेरेबेलम, ऐसे लिख के भी देता है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, दोनों याद रखने हैं। अपने एचएसएससी में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, जैसे ये इंग्लिश वाला वर्ड है जिसको हम इंग्लिश बोल देते हैं ना, उसमें लिख के दे देता है। ठीक है, इंग्लिश वाले वर्ड को हिंदी में लिख के दे देगा सेरेबेलम, तो अपने को याद रख लेना है कि सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। जब भी ना समझ में आए, देखो एक टिप आपको दे रहा हूं कि मान लो आप कोई क्वेश्चंस पढ़ रहे हो और आपको समझ में नहीं आया, आप हिंदी मीडियम से हो, अनुमस्तिष्क आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इंग्लिश वाला देख लेना। आप इंग्लिश मीडियम से हो, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो आप हिंदी वाला देख लेना, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग होता है सबसे बड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, अंग कौन सा है सबसे बड़ा। देखो यकृत, हृदय, फेफड़ा, त्वचा। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। जो त्वचा है वो हमारे पूरे शरीर के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंग हो जाएगा, याद कर लेना। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं त्वचा क्या अंग है, तो इसलिए वो आंसर गलत कर देते हैं, है ना, गलत नहीं करना। ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से जिम्मेवार होती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था जब आपको ब्लड पढ़ाया था, जब आपको रक्त पढ़ाया था, रक्त वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं आप सभी को, उस समय मैंने आपको डिटेल से आपको बताया था। बताइए क्या है कि ऑक्सीजन ले जाने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं, बताइए। तो जो ऑक्सीजन ले जाने वाली रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं भाई, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल क्या होती हैं, रक्त को ले जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन जिनका जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं कौन होती हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, और वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, ये क्या होती हैं, रक्षक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, रोगों से लड़ती हैं। अगर व्हाइट ब्लड सेल काम नहीं करेगी तो रोग तुरंत हमारे शरीर के अंदर आ जाएंगे, और आपको पता है कि रोग एक बार शरीर के अंदर आ गया तो फिर क्या हाल करता है, ठीक है जी। रोग है वो मृत्यु तक आदमी को ले जाता है, लेकिन रोगों से लड़ने का काम किसका होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का होता है, कोशिकाओं का होता है, ठीक है जी। रेड ब्लड सेल क्या करती हैं, ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं कि सूर्य के प्रकाश में रहने से मानव त्वचा कौन सा विटामिन बनाती है। सूर्य के प्रकाश में रहने से मानव त्वचा है वो कौन सा विटामिन बनाती है। तो जब मानव त्वचा के ऊपर यानी कि हमारी जो स्किन है उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है, तब कौन सा विटामिन बन रहा होता है, विटामिन डी बन रहा होता है। विटामिन डी, विटामिन की अलग क्लास करवाई है मैंने, है ना, पता है ना सभी को, पढ़ी होगी आप सभी ने, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की। तो क्या होता है, विटामिन डी बन रही होती है अपनी, जब सूर्य का प्रकाश है वो मानव त्वचा को टच करता है, तो ये तो सभी को पता होगा विटामिन डी, ठीक है जी। विटामिन ए है अपना, गाजर है, वो सर्दियों में अच्छे से गाजर खाइए, उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है जी। और सिंपली बात है, जैसे अपना हरियाणा का खाना है दूध दही, उसमें सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन भी होता है, तो ये चीजें अच्छे से खाओ, ठीक है। जो आजकल छोड़ रहे हैं ना ये मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि और चीज हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास दूध दही पनीर, ठीक है, घी, ये सारी चीजें हैं, ये खाना है, ये सारी चीज अच्छी चीज है, ठीक है जी। विटामिन सी है, खट्टे फलों में पाया जाता है, आप सभी को पता है। विटामिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन के। तो विटामिन के क्या काम करता है, थक्का बनाने का काम करता है, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। अगर विटामिन के किसी की मानव के शरीर में नहीं होगा तो चोट लगने से फिर खून है वो बहता रहेगा और उस मानव की मृत्यु हो जाएगी। तो मानव में विटामिन के की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है विटामिन के, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, कि हीमोग्लोबिन है वो क्या काम करता है, बताओ हीमोग्लोबिन का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर, समझ में आ गया। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, ट्रांसपोर्ट करने का, इधर से उधर करने का, रक्त का थक्का बनाने का काम अभी मैंने आपको बताया था, संक्रमण से लड़ने का काम अभी मैंने आपको बताया था। तो देखो तीनों के तीनों हो गए। भोजन पाचन, पिछली क्लास पाचन के बारे में ही पढ़ाया था मैंने, डाइजेशन के बारे में बताया था आपको कि कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सारे, कोई भी ऑप्शन आ जाए, कैसे भी आ जाए, आप आराम से आंसर कर सकते हैं, है ना, ऐसे अपने को करना है। आगे बढ़ते हैं कि हृदय का कौन सा कक्ष पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। मानव शरीर का कौन सा कक्ष है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, कौन सा है बताओ।
मानव हृदय का, जो हमारे हृदय है उसमें कक्ष बने हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है जी। हृदय जो ये वाला हृदय नहीं होता, हृदय का मतलब क्या है, अपना दिल। तो ये जो ऐसे बनता है ना, ये दिल नहीं होता, ठीक है। दिल जो मैंने आपको थंबनेल पे दिखाया हुआ है ना, ये होता है अपना दिल। असली दिल और नकली दिल में इतना फर्क होता है, ये देखिए, ये होता है असली दिल, ठीक है। अभी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ये वाला दिल भेजना कि ये वाला दिल है तुम्हारे लिए धड़क रहा है, ठीक है। बताना मत कि आपके लिए धड़क रहा है, ये धड़कना बंद हो जाएगा तो आप ही बंद हो जाओगे, है ना। तो ये वाला दिल होता है, ये वाला नहीं, ये मूर्ख बनाने वाला दिल है और वो वाला असली दिल है, ठीक है। ये बॉलीवुड मूवीज के जरिए आया हुआ दिल है। तो बताइए, आंसर कीजिए, सभी का आंसर आ गया होगा। तो कौन सा हो जाएगा यहां पर, बायां निलय, ठीक है जी। चलो आगे करते हैं। बायां निलय, दायां निलय और आपका बायां अलिंद और दायां अलिंद, ये 4 प्रकार से, ऐसे जो आपका दिल था ना उसमें ऐसे 4 प्रकार से बने होते हैं, ये ऐसे ऐसे, है ना। चलो दिल के बारे में पढ़ा चुके हैं, हार्ट आपको पढ़ा चुके हैं पूरा का पूरा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अब आराम से कमेंट करके बता देना, आराम से कमेंट करके बता देना। पहले ही क्वेश्चंस में मैंने आपको याद करवा दिया था। कमेंट करने से क्या होता है, कमेंट करने से आपको एक तो रिवीजन हो जाता है, एक आपको लगता है कि हाँ आपने थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ा सा क्लास में आपका इंटरेस्ट आने लगता है, नींद नहीं आएगी, है ना। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आनी चाहिए, क्लास में नींद आ गई तो फिर क्या मजा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है। ये क्वेश्चंस ध्यान से याद कर लेना, आगे मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, ठीक है। आगे आपसे दोबारा पूछूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन बनाने का काम है वो कौन सा अंग करता है, कौन से अंग के द्वारा है इंसुलिन बनाया जाता है। तो ये कौन कर रहा होता है, अग्नाशय कर रहा होता है, पैनक्रियाज अग्नाशय। क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज अग्नाशय है, वो इंसुलिन बनाने का काम करता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, बताओ। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? हड्डियों के बारे में स्पेशल क्लास करवाई थी, है ना। प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां पर दिखेगी, हड्डियों के लिए स्पेशल क्लास करवाई थी। जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ लेना इस क्लास के बाद, ठीक है। मैं उसका नाम भी बता देता हूं किस नाम से है, ठीक है। बताइए सभी, पहले आप आंसर कीजिए कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, बताइए। HSSC ग्रुप डी साइंस क्लास 2025 के नाम से है, वहां पर आप जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के नाम से ये चैप्टर करवाया हुआ है, तो उसमें आप देखोगे तो सब कुछ दिखेगा आपको आराम से, है ना। ह्यूमन बॉडी के नाम से ही है, ये वाली प्लेलिस्ट अपनी, ठीक है। तो इसमें आपको दिख जाएगा। चलो, और ये जितनी भी अपनी क्लास आ रही है सारी की सारी वहां पर ऐड होती रहेंगी। तो कितने हो जाएंगे भाई, 12, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, बताओ। पाचन तंत्र का कौन सा भाग है अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, कौन सा करता है, बताओ। अधिकांश पोषक तत्व है वो कौन सा भाग अवशोषित कर लेता है, तो कौन सा भाग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि बार बार इसको याद रखना, इसको याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताओ पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी छोटी आंत होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी हम खाना खा रहे होते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, खनिज लवण होगा, ये सारी चीजें हैं वो स्टोर कर लेता है अधिकांश। बचा कुछ आया फिर अपनी बड़ी आंत काम करती है, ठीक है जी। सारे श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। व्हाइट ब्लड सेल है, इनका क्या काम होता है। तो व्हाइट ब्लड सेल क्या होती हैं, मैंने क्या बताया था, रक्षक कोशिकाएं होती हैं, रक्षा करने का काम करती हैं। तो क्या हो जाएगा,
संक्रमण से लड़ने का काम होता है। संक्रमण समझ गए ना, कि कोई भी इन्फेक्शन हमारी तरफ आ रहा है, कोई भी रोग हमारी तरफ आ रहा है, हमारे शरीर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, उससे लड़ती है, दो दो हाथ करती है, ठीक है। और किसी की कमजोर होती है तो फिर शरीर के अंदर रोग चला जाता है, अगर वो सामने वाला मजबूत हुआ तो, है ना। चलो, क्योंकि विषाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, तो वो अंदर चला जाता है अगर खतरनाक हुआ तो, वरना ये लड़ने का काम करती है। इसलिए बोला जाता है कि जिसका तगड़ा होगा, क्या तगड़ा होगा, व्हाइट ब्लड सेल अगर तगड़ी होंगी, अच्छे से डाइजेस्ट करता होगा आपका खाना, ठीक है, अच्छे से आप खाना खा रहे होगे, तभी तो कोरोना में बोला गया था कि हेल्दी खाओ, हेल्दी, तो वही चीज है हेल्दी खाना। पिज्जा बर्गर छोड़ दो, ठीक है जी, पिज्जा बर्गर वगैरह है वो छोड़ दो, कोई काम का नहीं है, एक दिन ले लिया करो कभी कभी मन करे तो, ठीक है, अरे ले लो, जिंदगी एक ही, पर हेल्दी भी जरूरी है ना। चलो, तो बात समझ में आ गया, संक्रमण से लड़ने का काम करती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे। कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? कौन सी संरचना है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, बताओ। वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, बताओ कौन सी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, एक भी ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट ना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायाफ्राम, ठीक है जी, इसका क्या हो जाएगा, डायाफ्राम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सच में इंपॉर्टेंट है ये। वक्ष गुहा को उदर गुहा से डायाफ्राम हो जाएगा। पिछला हो गया था, नहीं हुआ। चलो, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, कमेंट करके बताओ। बताया था मैंने सभी को, सभी स्टूडेंट कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि जो चीज इसी क्लास में बता चुका हूं उसका तो आपको रिवीजन करना चाहिए ना, आप सभी को आंसर करना चाहिए। और ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं, डायरेक्ट आपसे एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है जी। इसका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन तक चलते हैं। लेकिन श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, बनती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं, क्योंकि बेचारी रोगों से लड़ती रहती हैं, रोगाणुओं से लड़ती रहती हैं और खत्म हो जाती हैं लड़ते लड़ते। क्योंकि जो लड़ेगा, मेहनत करेगा, वो खत्म होगा, सफल होगा, ठीक है। जो स्ट्रगल है एक दिन खत्म हो जाएगा। आप सभी एचएसएससी ग्रुप डी के लिए मेहनत कर रहे हो, और जो नहीं कर रहा तो आपको ये लग रहा है कि यार वो भी नहीं कर रहा, एग्जाम्स आ भी नहीं रहा, है ना, अभी तो एग्जाम में समय है। लेकिन आप कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार से ये पूछा जाता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज अपनी अच्छी है, ठीक है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। तो ये कौन सी होगी, मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि तो ऊपर ही लिखा हुआ है, तो मास्टर ग्रंथि कौन सी, आप सभी को पता है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको है, यानी कि पीयूष ग्रंथि है, वो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। और डायरेक्ट भी आपसे पूछता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को जाना जाता है, ये याद रख लेना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का काम नहीं है, इनमें से कौन सा यकृत का काम नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके 3 क्वेश्चन याद होने वाले हैं, ताकि आपको यह पता चलेगा 3 ऐसी कौन सी चीज है जो यकृत काम करता है। तो आपसे पूछेगा, कोई एक का नाम दे देगा कि ये किसके द्वारा बनाया जाता है या किसके द्वारा जो किया जाता है ना। तो बताओ यकृत का काम इनमें से कौन सा नहीं है, बताओ, बताइए बताइए। तो यकृत का काम कौन सा नहीं है, इनमें इंसुलिन का निर्माण करना, इंसुलिन का निर्माण करना ये यकृत का काम नहीं है। अब 3 क्वेश्चन याद करो। ग्लाइकोजन का भंडारण किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत मतलब अपना लीवर, ठीक है, यकृत को लीवर लिख के दे दे तो भी घबराना नहीं है, इस प्रकार हिंदी में लिख के दे देगा, यकृत की जगह लीवर लिख देगा। तो यकृत और लीवर एक ही होते हैं, इसलिए साइंस में हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ चलनी चाहिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम्स में कुछ भी लिख के दे देता है।
ठीक है। तो ग्लाइकोजन का भंडारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो लीवर के द्वारा किया जाता है। पहला क्वेश्चन याद हुआ। उसके बाद विसरण का काम किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा। पित्त का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, पित्त का निर्माण की बात हो रही है। स्टोरेज वाला क्वेश्चन अलग मैंने करवा रखा है। पित्त का स्टोरेज कहां पर होता है, पित्त का स्टोरेज, पित्त का भंडारण कहां पर होता है, ये आप सभी कमेंट करके बताइए। बहुत बार क्वेश्चन याद करवाया है मैंने, ठीक है। पित्त का भंडारण सभी कमेंट करके बताइएंगे, लेकिन पित्त का निर्माण कहां पर होता है, यकृत में। ठीक है, तीनों क्वेश्चन याद हो गए। इंसुलिन का निर्माण कहां होता है, पहले मैं आपको बता चुका। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पहले तो तीनों ये याद करो कि पित्त का निर्माण कहां होता है, यकृत में। विसरण का निर्माण कहां पर होता है, विसरण कहां पर होता है, यकृत में होता है। ग्लाइकोजन का भंडारण कहां पर होता है, यकृत में होता है। ठीक है, याद हो गए। चलो अब अलग अलग पूछ ले या इस प्रकार से पूछ ले, आराम से कर देना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव खोपड़ी जबड़े को छोड़कर किस प्रकार का जोड़ है। मानव खोपड़ी की बात हो रही है, यानी कि ये वाला जो अपना हिस्सा है इसके बारे में बात हो रही है, लेकिन इसमें क्या बोला, जबड़े को छोड़कर। यानी कि जो ये जबड़ा है जिससे हम बात कर रहे हैं, खाना खाते हैं, ये वाला अपना जबड़ा है, इसको छोड़कर किस प्रकार के जोड़ हैं। जोड़ों के बारे में पढ़ाया था जब पूरे मानव शरीर की हड्डियों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो बताओ मानव खोपड़ी जबड़े को छोड़कर किस प्रकार के जोड़ हैं, बताओ, बताइए। जबड़े को छोड़कर बात हो रही है। अब पहले जबड़े की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो स्पेशली लिखा है कि जबड़े को छोड़कर, तो जबड़ा किस प्रकार का है, तो जबड़ा है आपका हिंग ज्वाइंट है, यानी कि ये कब्जा जोड़ है। क्या है, कब्जा जोड़ है। क्या है, कब्जा जोड़। अब कब्जा जोड़ क्या होते हैं, कब्जा यानी कि कब्जे लगा दिए, जैसे अपना दरवाजा होता है ना, उसके साइड में क्या लगे होते हैं, कब्जे लगा दिए होते हैं, फिर वो एक ही डायरेक्शन में घूमता है। कब्जे का मतलब है एक ही दिशा में घूमना, समझ रहे हो, एक ही दिशा में घूमना। जैसे अपना ये वाला है, ठीक है, पांव के नीचे वाला ये वाला है, ये जबड़े वाला है, एक ही दिशा में घूमता है। ऐसा हाथ देखो अपना ऐसे ही हो रहा है ना, इस हाथ को आप ऐसे तोड़ के पीछे तो नहीं कर सकते, है ना। ये जबड़ा है, इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको इधर घुमा के ऐसे कर दें या और कहीं प्रकार से खुल जाए, नहीं। ठीक है, ये हम ऐसे उंगलियां कुटकाते हैं, है ना, ये आपने देखा होगा। तो ये किसके क्या है, कब्जा जोड़ है। बात समझ में आ गई। तो इसके अलावा आपको बताना है कि मानव खोपड़ी किस प्रकार का जोड़ है। तो मानव खोपड़ी किस प्रकार का जोड़ हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा भाई अचल या तंतुमय जोड़। ठीक है जी, फिक्स्ड है, ये जो खोपड़ी में जो भी है वो फिक्स है, तो इसलिए इसको फिक्स्ड जोड़ बोला जाता है या फाइब्रस ज्वाइंट बोला जाता है। अचल या तंतुमय जोड़ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मानव का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो सभी को पता है, ये तो है ना, सभी को पता है। तो कितना हो जाएगा एक स्वस्थ मानव का, तो फिक्स नहीं दिया हुआ, दोनों में से चेक करके बताना है, दो हैं उनके बीच में होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस, तो 36.1 से लेकर 37.2 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, है ना। 36 और 37 के बीच में होता है, तो 37 होता है, तो इससे नीचे नीचे वाला लेना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और तो कुछ नहीं है, ये तो 37.5 से 38.5 हो गया, ज्यादा हो गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है ना। चलो ऐसे कभी कभी क्या होता है, हमें ऑप्शंस देख के आंसर करने होते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रक्त पंप करने के लिए कौन सी मांसपेशी है वो जिम्मेदार होती है। रक्त पंप करने के लिए कौन सी मांसपेशी है वो जिम्मेवार होती है। आप सभी आंसर करेंगे इसका, कोशिश कीजिए, तब तक मैं एक सेकंड चेक करता हूं। चलो चलिए, अच्छे से रिकॉर्डिंग चल रही है। कभी कभी क्या होता है कि बीच में लाइट चली जाती है ना, तो रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है। रक्त पंप करने के लिए कौन सी मांसपेशी है वो जिम्मेवार होती है, बताइए। आ गया होगा सभी का आंसर, तो क्या हो जाएगा, हृदय पेशी। ठीक है, रक्त पंप कहां से होता है, हृदय से होता है। कितनी बार समझाया हुआ है आराम से, तो कहां से होगा, हृदय से। ठीक है, चलो
आवाज बक्से स्वर यंत्र का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए। आवाज बक्से स्वर यंत्र का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसमें तो स्वर यंत्र पहले ही लिख दिया गया, तो स्वर यंत्र ही होता है। क्या होता है? स्वर यंत्र ही होता है। ठीक है, हिंदी में स्वर यंत्र ही बोलते हैं। ठीक है, तो आवाज बक्से का ये वाला यहां पर टाइप नहीं करना। आवाज बक्से का वैज्ञानिक नाम क्या है? स्वर यंत्र। ठीक है, जहां से आवाज निकलती है। ठीक है, चलो। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? बताओ। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल के लिए कौन सा जिम्मेवार होता है? रेड ब्लड सेल किस में होता है? रेड ब्लड सेल रक्त में, और रक्त के अंदर क्या होता है? आयरन। तो बस ठीक है जी, क्या हो जाएगा? आयरन। दो ही चीजें याद रखनी अपने को, आयरन और हीमोग्लोबिन, बस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कहां स्थित होती है? तो ये तो हम कर चुके हैं, कान में होती है। न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य न्यूरॉन्स से संकेत प्राप्त करता है? न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो अन्य न्यूरॉन से है वो संकेत प्राप्त करता है, यानी कि जो सिग्नल है वो प्राप्त किए जाते हैं? किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? किससे प्राप्त कर रहा होता है? बताइए। न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेंड्राइट से। ठीक है, ये अपने HSSC के लिए थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है जी, याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। ठीक है, और लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को ये PDF अवेलेबल करवा दूंगा, PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कुछ और क्वेश्चंस में ऐड कर दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेज भी सर्च कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम तो सभी यूज करते होगे, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और क्वेश्चंस ऐड करके। जितने क्वेश्चंस हम इस क्लास में करवाएंगे वो तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा और क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं थोड़े से और क्वेश्चंस में ऐड कर दूंगा। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? सार्वभौमिक दाता यानी कि जो सभी को दे सकता है, क्या? रक्त। ब्लड है जो सभी को दान कर सकता है, सार्वभौमिक दाता होता है दान करने वाला। तो कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और ओ में भी पूछे तो ओ नेगेटिव, है ना। और सर्वग्राही, सर्वदाता तो हो गया। सर्वग्राही अगर हमसे पूछेगा कि सर्वग्राही कौन सा है, तो सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, यानी कि जो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। दे किसको सकता है? सिर्फ ए बी को। किसको दे सकता है? सिर्फ ए बी को। तो इस प्रकार से अपने करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव। आप ऐसे याद कर सकते हो सभी से कि ओ नेगेटिव है वो सभी को दे सकता है। ठीक है, ओ नेगेटिव को भी दे सकता है, और बाकी सभी को, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी दे सकता है। ओ पॉजिटिव है वो सिर्फ ओ नेगेटिव को छोड़कर बाकी सभी को दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ओ नेगेटिव को ये नहीं दे सकता, ओ नेगेटिव को ओ नेगेटिव भी दे सकता है। तो ये क्या है कि सिर्फ ओ नेगेटिव वाले का ही ब्लड लेगा। लेकिन ओ पॉजिटिव है ये सभी को दे सकता है, सिर्फ ओ नेगेटिव को छोड़कर। ठीक है, और ले किससे सकता है? ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से, है ना। ठीक है, ए बी किसको देगा? ए बी सिर्फ ए बी को ही जो रक्त है वो दे सकता है, लेकिन ले ये सभी से सकता है। ठीक है, ए है ये किसको रक्त दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को रक्त दे सकता है, ए को और ए बी को। ले किससे सकता है? ए से, और इसके अलावा ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, इनसे ले सकता है। ऐसे ही बी का है, बी है वो ए बी को दे सकता है, बी को और ए बी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वदाता ओ नेगेटिव, या अगर नेगेटिव नहीं लिखा हुआ तो ओ, और सर्वग्राही ए बी। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? छोटी आंत के कार्य के बारे में तो हमने पढ़ा था, लेकिन बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? बताओ बताओ।
छोटी आंत, बड़ी आंत, हर चीज पढ़ा रखी है। बताइए क्या होगा? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होगा? तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है भाई पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करना। देखो अभी समझो, यहां से याद कर लो, छोटी आंत के बारे में बात करेगा, छोटी आंत के बारे में बात करेगा तो जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, उन सभी पोषक तत्वों में मैक्सिमम चीज को अवशोषण कौन करता है? वो करता है छोटी आंत। बड़ी आंत के पास अब क्या बच गया? बड़ी आंत के पास अब क्या बच गया? बड़ी आंत के पास, क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं, जैसे फ्रूट हमने खाया, उसमें से सारी चीजें प्रोटीन, विटामिन वगैरह, खनिज लवण वगैरह किसने लिया? छोटी आंत। फिर क्या बचता है? पानी बचता है। उसका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? फिर बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, चलो। रेटिना से मस्तिष्क तक दर से जानकारी ले जाने वाली तंत्रिका कौन सी है? रेटिना कहां पर होती है? हमारे आंख के अंदर होती है ना। रेटिना आपने सुना होगा, आंख के बारे में स्पेशली पढ़ाया भी था मैंने। तो रेटिना हमारे आंख के अंदर होती है और आंख से मस्तिष्क तक दर्शय की जानकारी ले जाना, यानी कि कोई चीज हमने देखी तो आंख ने सिर्फ वो चित्र देखा है, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी है आंख के जरिए मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग के अंदर जो जाती है, उस तंत्रिका का नाम बताना है कि वो तंत्रिका कौन सी है। बताओ क्या वो तंत्रिका कौन सी हो जाएगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा आंसर। दृष्टि तंत्रिका, क्योंकि देखा और मस्तिष्क तक पहुंचाया, तो देखने को क्या बोलते हैं कि भाई दृष्टि, उसकी दृष्टि चली गई, यानी देखने की क्षमता। समझ रहे हो? तो दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखने की क्षमता। तो इस प्रकार से, और ऑप्टिकल वगैरह आपने सुना होगा। तो ऑप्टिक्स जो नर्व होती है वो यहां पर ये काम करती है, रेटिना से मस्तिष्क तक दर्शय की जानकारी ले जाने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? क्योंकि जब हमने छोटी आंत, बड़ी आंत हमने पढ़ लिया, श्वेत रक्त कोशिकाएं पढ़ ली, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल पढ़ी है, रेड ब्लड सेल पढ़ी है, लाल रक्त कोशिकाएं हमने पढ़ी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार आता है कि प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। प्लेटलेट्स जो होती हैं, आपने सुना होगा कि उसकी प्लेटलेट्स कम हो गई, तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है बताइए? तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? यहां पर रक्त का थक्का बनाना, है ना, यूं संक्रमण से लड़ना, WBC, और ऑक्सीजन ले जाना, RBC। तो ये क्या हो गया आपका? यहां पर प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पित्त के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार होता है? बताओ। पित्त का निर्माण अभी हमने पढ़ा था, बताइए, कोशिश कीजिए। पित्त का निर्माण कोशिश करेंगे। बताइए 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 भाई। बताएंगे सभी स्टूडेंट, इसका आंसर करेंगे। पित्त के निर्माण के लिए, तो पित्त का निर्माण कहां पर होता है? लीवर में, यकृत में, अभी तो पढ़ा था। ठीक है, कहां हो जाएगा? लीवर, यकृत में। स्टोर कहां होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी आ गया। आगे बढ़ते हैं कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी जो किडनी है, जिसको वृक्क या गुर्दा बोला जाता है, उसकी कार्यात्मक इकाई कौन सी हो जाएगी? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किडनी के बारे में हमने पढ़ा था भाई, याद है ना, कि जो क्या काम करती है किडनी? रक्त को छानने का, साफ करने का काम करती है, और मूत्र यानी पेशाब बनाने का काम करती है ना।
वही अपनी किडनी है। अब क्या क्वेश्चन है कि गुर्दे की या किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। और ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार करवा चुका हूं अलग अलग क्लास में, 2-3 बार मैंने क्वेश्चन करवाया है, याद कर लो दोबारा से। तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई कौन सी हो जाएगी आपकी, यहां पर नेफ्रॉन हो जाएगी। ठीक है जी, कौन सी हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगी। मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, बताओ। मानव नेत्र का कौन सा भाग है, देखो पूरे मानव शरीर के बारे में, हड्डियों के बारे में भी आ रहा है, पाचन के बारे में भी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आंख के बारे में भी आ रहा है, दिमाग के बारे में भी हमने पढ़ा है, तो पूरे मानव शरीर का यहां पर रिवीजन हम कर रहे हैं। बताओ तो कौन सी हो जाएगी कि मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइरिस। ठीक है जी, कि कितना प्रकाश जाना चाहिए। ठीक है, एकदम से ज्यादा प्रकाश चला गया तो आपने देखा होगा एकदम से लाइट जलती आंखें पलके पक जाती हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करती हैं कि कितना प्रकाश जाना चाहिए ताकि हमारी आंखें हैं वो डैमेज ना हो, खराब ना हो। ठीक है जी, चलो। जब दिया जाता है मतलब कि किसी को आंख दान करते हैं तो उस समय कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। रेटिना कौन सी है, रेटिना के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी वस्तु हमने देखी उसका चित्र बनता है और फिर वहां से अपने मस्तिष्क में दृष्टि के बारे में, जो दृष्टि नर्व सिस्टम है उसके द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि रक्त शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, आजकल तो बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि आजकल लोग मिठाइयां बहुत ज्यादा खाते हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, फिर चाय पीने लग गए, चाय में बहुत ज्यादा मीठा पीने लग गए। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है उसमें मीठा आता है, सॉफ्ट ड्रिंक है उनमें मीठा आता है, और जो भी चीजें हैं आजकल वो मीठे की ज्यादा आ गई, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी तेजी से। ठीक है जी, चलो बताइए क्या हो जाएगा, तो सभी को पता है यार, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, इंसुलिन हो जाएगा। सुना होगा ना, इंसुलिन स्पाइक कर गया यानी कि उसका शुगर बढ़ गया है। तो ये आगे बढ़ते हैं कि गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने वाली नलिका का क्या नाम है। गुर्दे के बारे में हमने पढ़ा था, मूत्र बनाने का काम करती है, लेकिन ये बोला कि मूत्र तो बन गया भाई, पेशाब तो बन गया, लेकिन गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने वाली नली का क्या नाम है, ताकि मूत्राशय तक जाएगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, चलो बताओ, बताइए। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना दो चीजों में, थोड़ा सा लगाओ दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि गुर्दे से मूत्राशय तक मूत्र ले जाने का काम कौन करेगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा, मूत्रवाहिनी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, मूत्रवाहिनी। ऐसे याद रख लो, मूत्र बह रहा है तो बह रहा है, तो मूत्र वह, तो मूत्र वह। ठीक है, मूत्रवाहिनी हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, सभी कमेंट करके बताएंगे। मैंने बताया था अभी, हृदय के बारे में बताया था अभी कि कितने चैम्बर होते हैं, बताओ कितने होते हैं। आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, कमेंट करेंगे, अरे क्या बताया था, इस प्रकार से बताया था, अब गिन के बता दो। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, यहां पर 4 हो जाएंगे। इनमें से कौन सा कब्जा जोड़ या हिंज जोड़ है, हिंज ज्वाइंट है, ये अपने को बताना है। चलो दिखा बताते हो। एक ही डायरेक्शन वाला, एक ही डायरेक्शन बताया था ना, एक ही डायरेक्शन। कंधा है अपना, इसको ऐसे भी घुमा लेते हैं हम, इसको ऐसे भी घुमा लेते हैं, इसको और ऊपर भी ले जाते हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं। कूला है तो कूले का नहीं है। घुटना कलाई, बताओ कलाई है या घुटना है, क्या बताया था, कलाई ये घूम रही है हर तरफ। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, घुटने का, बताया था ना घुटने का, ये जो अपना घुटने वाला है, बोला था देखो ये ऐसे, आपको दिख नहीं रहा मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो जबड़े वाला,
यहां पर ऑप्शंस में जबड़ा भी दे देता है, तो याद रख लेना। चलो, त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के समय में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज के समय में फेवरेट बना हुआ एग्जाम्स का ये। तो त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है बताओ? त्वचा में जो रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है बताओ? कौन सा पिगमेंट होता है? तो कौन सा हो जाएगा? मेलानिन हो जाएगा, मेलानिन हो जाएगा, मेलानिन। ठीक है जी, मेलानिन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निमोनिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादातर छोटे बच्चों को निमोनिया होता है, आपने सुना होगा छोटे बच्चों को निमोनिया हो गया। ठीक है, निमोनिया है वो खतरनाक होता है। तो निमोनिया है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये तो सभी को पता है कौन से अंग को प्रभावित करता है। जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है छोटे बच्चों को, जिसको बोलते हैं ना छाती जम गई, छाती में इन्फेक्शन हो गया, वही होता है निमोनिया। ठीक है जी, तो निमोनिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? लंग्स को, फेफड़े को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलो। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है बताइए? बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये एग्जाम्स में। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो इनेमल होता है भाई, यानी कि जो दांत का बाहरी आवरण होता है। आपने देखा होगा ना कि, चलो क्या बात करते हैं उनके बारे में, छोड़ो। ठीक है, दांत जलते नहीं है ना, आग से भी नहीं जलते, तो इतना कठोर होता है, बताइए। तो इनेमल क्या होता है? दांत का बाहरी आवरण होता है, कठोर होता है। ठीक है जी, तो ये था। अपने नाखून वगैरह है, इनमें भी ये पाया जाता है। कैरोटीन, प्रोटीन भी पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? एनेमल या दांत का बाहरी आवरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्मोन बनाने के लिए शरीर को कौन सा तंत्र जिम्मेवार होता है? हार्मोन्स बनाने के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेवार होता है? हार्मोन बनाने के लिए बताओ, हार्मोन बनाने के लिए कौन सा होगा? हार्मोन बनाने के लिए तो कौन सा हो जाएगा भाई? अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है जी, अंतःस्रावी। अरे ये तो दोनों में तो कंफ्यूजन ही नहीं है, ये तो पाचन तंत्र है, ये सब तंत्र है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है हार्मोन बनाने में। तो कौन सा हो जाएगा? अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। वोकल कॉर्ड्स यानी ध्वनि रज्जु कहां स्थित होते हैं? अब ध्वनि की बात आई है तो कहां पर होगा बताओ? वोकल कॉर्ड्स है, ध्वनि रज्जु है, वो कहां पर होते हैं? वो कहां पर होंगे? स्वर यंत्र में, क्योंकि स्वर के बारे में कितनी बार बताया, पहले भी क्वेश्चन आया तब बताया था कि जहां से आवाज निकलेगी वही हो जाएगा। ठीक है जी, कभी पूछता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो भी स्वर यंत्र हो जाएगा। लैरिंक्स इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है, तो याद कर लीजिए। कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है? कौन सी है भाई? ठीक है, अभी जल्दी समाप्त करते हैं इसको। बताओ कौन सी रक्त वाहिका है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त को ले जाती है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है जी, फुफ्फुसीय शिरा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है? ठीक है, तो फुफ्फुसीय शिरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास और हृदय गति को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग है जो कौन सा है? हाँ, श्वास और हृदय गति को जो नियंत्रित करता है, तो मेंडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। ठीक है, लाइट जा चुकी है, समाप्त करो। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 7। तो क्या हो जाएगा यहां पर? और ये लिखा हुआ है, तो चलो ये कर देते हैं। ठीक है, पीएच मान पूरा पढ़ा रखा है, तो पीएच मान की आप स्पेशल क्लास देख सकते हो, है ना। यहां पर इसको समाप्त करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। अब ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं, कितने क्वेश्चंस है वो आपके ठीक हुए हैं। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट करके बताओगे कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं, किसमें आपको प्रॉब्लम आई है, क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे। सबसे पहली चीज तो ये कमेंट करके बताओगे कि आज वाले क्लास में आप सभी को क्वेश्चंस कितने शानदार लगे हैं, है ना।
और इसकी पीडीएफ है ना, कितने क्वेश्चन हमने करवा दिए 45, और क्वेश्चन ऐड करके लगभग 60-70 क्वेश्चन है, लगभग 60-70 क्वेश्चन है, मैं डाल दूंगा। 60-70 क्वेश्चन की पीडीएफ है, वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ठीक है जी, अभी आपको टेलीग्राम पे सुबह ये पीडीएफ है वो मिल जाएगी, उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पढ़ सकते हो और इन क्वेश्चंस का आप रिवीजन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी बात कहनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।